नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें और आज हम आपको अलग नंबर बता रहे हैं आज के लिए, तो इसको आप जरा ध्यान से सुने और नोट कर लें। 022 710 55150। मैं रिपीट कर रहा हूं, 022 710 55150। इसके अलावा आप 022 710 55151 पर भी कॉल कर सकते हैं। मतलब दोनों नंबर में फर्क यही है कि पहले नंबर में 50 है और दूसरे नंबर में लास्ट में 51 है, बाकी सेम है। तो इस पे आप कॉल करिए। और हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। और आज हम शुरुआत करेंगे गोल्ड और सिल्वर से कि शाम के कारोबार में सोने चांदी में क्या हो रहा है। तो सोने चांदी में तेजी का माहौल है और इस वक्त MCX पर गोल्ड का भाव करीब 80 रुपए ऊपर है और चांदी में 550 रुपए की तेजी शाम के कारोबार में दिख रही है। हमारे साथ अजय केडिया हैं इस पर बातचीत के लिए, प्रथमेश माल्या हैं एंजल ब्रोकिंग के, और साथ ही संदीप बजोरिया होंगे सनविन ग्रुप के CEO। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रथमेश माल्या जी, मेरा पहला सवाल आपसे होगा गोल्ड को लेकर। गोल्ड का मार्केट एक दायरे में फंसता हुआ दिख रहा है, महज 80 रुपए की तेजी है। आज शाम के कारोबार में क्या ट्रेड लिया जाए गोल्ड में? गुड इवनिंग मृत्युंजय। मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी गिरावट हो चुकी है पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में। अच्छा मौका मिल रहा है मेरे ख्याल से बायर्स को यहाँ पे एंट्री करने का। अगर आपको कुछ करना है आज शाम के सत्र में, मेरे ख्याल से 50,000 के आसपास बाई करना चाहिए। 49,800 का स्टॉप लगा और ऊपर में 50,300 का टारगेट रखना चाहिए। बिकॉज दायरे में अटका हुआ है, इसके लिए टारगेट थोड़ा सा लिमिटेड है 50,300 के आसपास। मेरे ख्याल से बाई में रहेंगे तो आपको अच्छी स्ट्रैटेजी रहेगी। ठीक है, तो आप कह रहे हैं बाई करके चलिए। अजय जी, आपको भी लगता है कि गोल्ड में आज शाम के लिए खरीदना ही ठीक है, बाइंग करनी चाहिए गोल्ड में? गुड इवनिंग मित्र जी। डेफिनेटली मुझे लगता है कि पूरे हफ्ते में हमने देखा जिस ढंग से वैक्सीन की बातें आई उसके बाद गोल्ड में काफ़ी बड़ा करेक्शन ले लिया था, बट मल्टीपल ऑफ टाइम हमने इंटरनेशनल में देखा 1850 1855 एक काफ़ी बड़ा बेस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। टाइमिंग मुझे लगता है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है और प्राइजेस यहाँ से अब रैली करना चाहिए। बट ईयर एंड है सामने, वॉल्यूम थोड़े श्रिंकेजेस है, इसलिए रेंज बाउंड ही ट्रेड कर रहा है। आज 50,000 पे लेके चलिए, अपसाइड में थोड़ा रेजिस्टेंट रहेगा, बट 50,350 से 50,400 तक का लेवल हम गोल्ड में देख पाएंगे। अच्छा, ठीक है, तो ये राय आपकी भी गोल्ड पर के ऊपर है। अब हम बात करते हैं सिल्वर की। चांदी में करीब 500 रुपए की तेजी है। चांदी में प्रथमेश माल्या जी, आपके हिसाब से आज शाम के लिए क्या किया जाए? क्या ये 500 रुपए की तेजी 1000 रुपए में या 1500 रुपए में तब्दील हो सकती है? खरीदना चाहिए? क्या सुझाव आपका? मेरे ख्याल से मृत्युंजय सिल्वर में भी बाई करने की सलाह रहेगी। 61,900 के आसपास अगर ये कमोडिटी आती है जो करीब यहाँ से 70-80 रुपये दूर है, वहाँ पे बाई करना चाहिए। 61,200 का स्टॉप लगाकर ऊपर में करीब टारगेट 63,000 के लिए रखना चाहिए। मेरे ख्याल से बाइंग में रहना चाहिए। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि चांदी में भी बाइंग में रहना बेहतर रहेगा। अजय जी, आप एग्री करते हैं? आपको भी लगता है कि चांदी में भी बाइंग में ही रहा जाए? बिल्कुल, मुझे लगता है चांदी में भी अच्छा रिवर्ट बैक है। कल हमने अच्छी खासी गिरावट देखी थी, अब वैल्यू बाइंग है। और साथ में जो कोरोना का जो कंसर्न है, जैसे यूएस में हमने देखा 1.5 लाख से ज़्यादा के केसेस आ रहे, ये कहीं ना कहीं वैक्सीन का जो एक नेगेटिविटी थी वो ऑफसेट कर रही है। तो मुझे लगता है सोने और चांदी दोनों में लेके चलिए। खास करके अगर चांदी की बात करें, वॉलिटिलिटी अच्छी रहती है। 62,000 के ऊपर होल्ड होने पे 62,600 तक के लेवल मिल जाएंगे करंट मार्केट से, या 61,750 के करीब भी मिले तो लेके ही काम करना चाहिए। ठीक है, तो ये बात हो गई गोल्ड और सिल्वर की। आगे हम बात करेंगे क्रूड और मेटल की भी, लेकिन उससे पहले बात करते हैं एक महत्वपूर्ण खबर की। और खबर ये है कि एक साल में खाने के तेल के दाम 20 से 30% तक बढ़ गए हैं और मलेशिया में स्टॉक कम होने से उसका बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर दिखा है। कीमतों में एक बड़ी तेजी आई है और इसका इम्पैक्ट ये हुआ है कि वायदा बाजार में भी दाम बढ़ने लगे हैं और महीने भर में सोया तेल के दाम 13% और क्रूड पाम तेल के दाम 17% तक वायदा बाजार में भी बढ़ गए हैं। और खबर यह है कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के सामने ये बात रखी गई है जो दाम यहाँ पर बढ़े हैं। और ये सूत्र बता रहे हैं, हमारे आज रिपोर्टर भी बता रहे थे कि सरकार की जानकारी में ये बात आ गई है, इसके ऊपर विचार भी हो रहा है और कि कैसे इसको काबू में लाया जाए और किस तरह से इस पूरे मामले को टैकल किया जाए। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर
संदीप बजोरिया हैं, सीईओ हैं संदीप ग्रुप के। संदीप जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। 20 से 30% दाम बढ़ गए हैं खाने के तेल के एक साल में। आपके हिसाब से क्या अभी और तेजी की गुंजाइश है या आपको लगता है कि दाम जितने बढ़ने थे वो बढ़ गए हैं? मृत्युंजय जी, ये सब ग्लोबल फैक्टर्स का कारण है। ग्लोबली जो लानीना फिनोमेना ने जो वेदर को अपना ड्राइनेस कर दिया अर्जेंटीना, ब्राजील, अमेरिका और यूक्रेन, रशिया में, और एक्सेस फ्लड और रेन्स इंडिया में, चाइना में, इंडोनेशिया में, इस कारण से ये प्रोडक्शन अपसेट हो गया। दूसरा, कोविड में ट्रांसपोर्टेशन अपसेट हुआ। तीसरा, लेबर शॉर्टेज प्लांटेशंस में थी मलेशिया, इंडोनेशिया में। ये सब कारणों के चलते हुए प्रोडक्शन ये साल सब्सटेंशियली कम है। दूसरी बात, इतना प्रोडक्शन कम होने के बावजूद भी जो बायोडीजल के यूसेज की जो मैंडेट है अर्जेंटीना, ब्राजील, अमेरिका में, वो उसमें कोई कमी नहीं कर रहे हैं। इंडोनेशिया में भी कमी नहीं कर रहे हैं। तो उतना ही तेल वो बायोडीजल में झोंकना चाहते हैं। तो इस सब कारणों से, और चाइना भी अपनी जितनी रिक्वायरमेंट है उससे फूड सिक्योरिटी के नाम से और स्टॉक करने का डिसाइड करके लास्ट 2-3 महीने से 25 लाख टन तेल एक्स्ट्रा स्टॉक कर लिया। तो ये कारण, और फंड वाले जो 0%, 1% का इंटरेस्ट पे का पैसा जो कोविड को झगड़ने के लिए सेंट्रल बैंकों ने दिया, वो पहले शेयर मार्केट में डाला, वो कमोडिटी में डाल दिया। ये सब कारणों से हमने देखा है तेजी का माहौल बना, और वर्ल्ड में 30 से 40% कीमतें जो हैं, जो हाँ हम 4-6 महीने पहले जो लो थी उससे अभी आगे बढ़ चुकी है। और उसी का रिफ्लेक्शन इंडिया में हुआ है, मिरर इमेज हुआ है। इंडिया एक नेट इम्पोर्टर है, 65-70% हमें इम्पोर्ट करना पड़ता है, तो हमारे आगे कोई रास्ता नहीं है। ऊपर से यहाँ देखें हम तो ठीक है कीमतों में हमारा लोकल प्रोडक्शन भी सोयाबीन का कम हुआ है जो अनुमान था उससे, और ये सब कारणों से तेजी आई है। और अभी ये तेजी के मतलब अभी 2-3 महीना और पोजीशन टाइट है। फरवरी तक या 15 मार्च तक पोजीशन वर्ल्ड में सप्लाई की टाइट है। फिर साउथ अमेरिका का नया क्रॉप आएगा, मलेशिया, इंडोनेशिया में भी प्रोडक्शन बढ़ेगा, तब जाके हमें, और हमारे भी मस्टर्ड सीड की फसल आएगी, तो हमें थोड़ा रिस्पाइट मिलेगा। और उस समय थोड़ी कीमतें जो हैं आज है उससे $50 से $100 की कमी मार्च से लेके मई जून के बीच में आ सकती है। लेकिन अभी तो इन दिनों में तो मार्केट लेकिन एक बात और बजोरिया जी, हाँ हाँ जी बोलिए। एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ कि आपने कहा कि ग्लोबल मार्केट की वजह से दाम यहाँ पर बढ़े हैं, और चूंकि अब खबर ये है सूत्रों के हवाले से कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के सामने ये प्रेजेंटेशन दिया गया है दाम बढ़ने को लेकर के, तो आपके हिसाब से क्या ये वक्त है कि सरकार को इंपोर्ट ड्यूटी में कुछ कमी करनी चाहिए कंज्यूमर को राहत देने के लिए? देखिए, किसान का भला ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और किसान की इनकम बढ़ाना और उसको उत्साहित करना ऑयल सीड के लिए वो जरूरी था। इसलिए अभी तक वो पर्पस अच्छा रहा और सराहनीय रहा। किसान को दाम बहुत अच्छे मिल रहे हैं, सपोर्ट प्राइस के ऊपर मिल रहे हैं। लेकिन कंज्यूमर की पॉइंट सोचो तो समन्वय सबका हमको बनाना पड़ेगा, और उस पॉइंट से अभी दाम एक लेवल से आगे बढ़ चुके हैं। सो अब गवर्नमेंट कोई डिसीजन यदि लेती है कि इम्पोर्ट ड्यूटी कुछ घटाना चाहिए, तो वो समय के साथ में गलत नहीं होगा। वो थोड़ा इम्पोर्ट ड्यूटी घटाने का डिसीजन अभी ऐसे माहौल में लिया जा सकता है, एंड उससे कंज्यूमर को थोड़ी राहत पहुंचाने की कोशिश करी जा सकती है। तो ये बातें पॉसिबल है, हमें इस पे भी नजर अपनी बनाए रखनी पड़ेगी। और जिस तरह का माहौल अभी बन चुका है, तो डेफिनेटली स्टेक होल्डर्स में आदमी जो है, फार्मर्स है, प्रोसेसर्स है, कंज्यूमर्स है और गवर्नमेंट है। कोई भी कमोडिटी में 4 स्टेक होल्डर्स होते हैं, तो चारों के बीच का समन्वय बनना बहुत जरूरी है। तो तभी जाके लॉन्ग टर्म मार्केट स्टेबिलिटी और स्ट्रांग बनता है। तो हम लोग इस मायने में जागरूक हैं। तो और मतलब हाँ या जी ओके, तो आप कह रहे हैं कि अगर अभी चूंकि दाम एक लेवल से ऊपर जा चुके हैं, तो अब अगर सरकार यहाँ पर इंपोर्ट ड्यूटी में थोड़ी कमी कर दे तो ये ठीक कदम होगा, और बैलेंस करके चलना होगा। ठीक है, जब किसानों को अच्छा भाव मिलना था, सरकार ने इसके ऊपर फैसला नहीं लिया, तो ये अच्छा हुआ और किसानों को अच्छा भाव मिला। लेकिन अब दूसरा पक्ष कंज्यूमर है, और उनको अगर ज़्यादा यहाँ पर जेब ढीली करनी पड़ रही है, महंगाई है, तो इसको ध्यान में रखते हुए अगर इंपोर्ट ड्यूटी कम होती है, तो आप कह रहे हैं कि ये एक अच्छा कदम माना जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका बजोरिया जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर अपनी राय, अपनी बात रखने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हम बात करते हैं क्रूड की। और क्रूड का मार्केट आज शाम के कारोबार के लिहाज से, प्रथमेश माल्या जी, आपको कैसा लग रहा है? क्या इवनिंग में कोई ट्रेड क्रूड में लेना ठीक रहेगा? आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड फिलहाल फेवरेबल नहीं है। 3140 के आसपास एक कमोडिटी ट्रेड कर रही है। अगर बाई करना है तो 3090, 3100 के अगर आसपास आए तो बाई करना चाहिए, अदरवाइज नहीं करना चाहिए, क्रूड को छोड़ देना चाहिए। बट अगर आप ट्रेड अपना रहे हो इस काउंटर में, तो 3090 एंट्री पॉइंट रहेगा।
और 3090 एंट्री पॉइंट रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा 3030 और आपका टारगेट रहेगा 3210। ओके, आपका व्यू अजय जी क्रूड के ऊपर? देखिए मतलब अगर क्रूड की बात करें तो पिछले 2-3 दिनों में मार्केट अटक चुका है, या 2-3 महीनों की भी बात करेंगे तो हमने देखा डोमेस्टिक मार्केट में 3200 के ऊपर प्राइसेस बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रही है, ना ही 2900 के नीचे जा पा रही है। सभी को देखते हुए मुझे लगता है मार्केट आज दायरे में रहेगी। कल की गिरावट का उभरा जरूर है, बट 3100 से 3180 का रेंज रहेगा, तो 3100 के करीब जाने पे ही लेके चलिए। अपसाइड लिमिटेड रहेगा, बट 3160 से 3180 तक का लेवल देखने मिल जाएगा। चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब। आपको नंबर एक बार फिर से बता दें ताकि आप सवाल पूछ पाएं। नया नंबर है 022-710-55150। इसके अलावा आप 022-710-55151 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। चलिए पहला सवाल है कैलाश चंद्र मोदी का, सदलपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए कैलाश जी। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए सर, करंट लेड और एल्युमिनियम में शॉर्ट पोजीशन बनाई जाए या लॉन्ग बताने का सर? करंट में लेड और एल्युमिनियम पे आप जानना चाहते हैं, बताइए अजय जी क्या करना चाहिए इनको लेड में और एल्युमिनियम में? देखिए अगर देखें जिस दिन से वैक्सीन की जो बातें पड़ी है उस पूरे वीक के अंदर हमने देखा है कि पूरे बेस मेटल को सपोर्ट मिला है। थोड़ा सप्लाई कंसर्न्स भी है दूसरी कुछ कमोडिटीज में, बट लेड और एल्यूमिनियम मुझे लगता है दोनों ही काउंटर में पॉजिटिवनेस रहेगी। लेड और एल्यूमिनियम बिकवाली से बचे। अपसाइड में मुझे लगता है एल्यूमिनियम 166 तक का लेवल दिखा सकता है, जबकि लेड में भी 158 तक का लेवल देखने मिल सकता है। तो फंडामेंटल अभी भी पॉजिटिव है। टेक्निकली थोड़ा ओवरबॉट जरूर है, बट शॉर्ट अवॉइड करना चाहिए बेस मेटल में। ठीक है, अगला सवाल है राहुल जैन का मनावर से। पूछिए राहुल जी। सर मत्सिंदे जी नमस्कार। हेलो नमस्कार, पूछिए। सर सिल्वर पहले 52,000 या जी सुन रहा हूँ, 72,000? पूछें। सिल्वर 52,000 या 72,000? सिल्वर पहले 52,000 या पहले 72,000? बताइए प्रथमेश जी, पहले 52,000 या पहले 72,000? पहले मेरे ख्याल से 72,000 देन 52,000। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि पहले 72,000 आएगा उसके बाद 52,000 आएगा, तो मतलब ये कि पहले दाम बढ़ेंगे उसके बाद घटेंगे। ठीक है, तो ये राय है आपकी। चलिए, लेकिन अजय जी नेचुरल गैस का मार्केट अभी आपको कैसा लग रहा है? क्या यहाँ पर कुछ ट्रेड लिया जाए या अभी छोड़ दिया जाए? क्या करना चाहिए? काउंटर पे थोड़ा वॉलिटिलिटी ज़्यादा है। पिछले 3 दिनों में हमने काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम देखा है, बट एज ऑफ नाउ मुझे लगता है जिस दिन से वेदर में जो चेंजेस है उसकी वजह से कल हमने काफ़ी बड़ी गिरावट आती हुई देखी है। इससे पहले हफ्तों में हमने देखा था कि जो तूफान आए थे उसकी वजह से सप्लाई डिस्टर्बेंस थी, तो प्राइजेस को हमने 240 तक भी जाते हुए देखा। अब नॉर्मल रेंज में आ चुका है, जिसकी वजह से कल हमने 190 तक का भी लेवल छूते हुए देखा। आज शॉर्ट कवरिंग है। शुक्रवार को जनरली हम देखते हैं कि जो कमोडिटी में कोई बड़ी गिरावट या बड़ी तेजी है तो एक रिवर्स ट्रेड होता है। तो आज मुझे लगता है मार्केट में शॉर्ट कवरिंग रहेगा। जो 198 के ऊपर कंटिन्यू होल्ड होता है तो 204 तक का लेवल मिल जाएगा। बट अगले हफ्ते का भी वेदर कंडीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, बट टाइमिंग मुझे लगता है 204 के लिए लेके चलना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल है लता का। पूछिए लता जी। जी, शाम के सेशन में गोल्ड में क्या करना चाहिए? चलिए, तो आप कह रहे हैं कि शाम के सत्र में गोल्ड में क्या करना चाहिए, बताइए प्रथमेश जी क्या करना चाहिए शाम में गोल्ड में 6 घंटे के लिए? क्या ट्रेड आप देख रहे हैं? मेरे ख्याल से इनको बाय करके चलना चाहिए। 50,300 तक की पॉसिबिलिटी है। अगर इनको और नेक्स्ट आवर में पॉसिबली 50,000 के आसपास मिले तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल रहेगा। 49,800 का स्टॉप लगाना चाहिए। ऊपर में 5300 के लिए टारगेट रखना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा है आज शाम के लिए गोल्ड पर। ठीक है, अच्छा इस बीच राजेश हमारे साथ जुड़े हैं। पूछिए राजेश जी। जी राजेश जी पूछें। तो बाय करना चाहिए 552 पे या सेल करना? कॉपर में आप कह रहे हैं क्या करना चाहिए? अजय जी बताइए इस वक्त कॉपर में क्या किया जाए, खरीदा जाए बेचा जाए?
देखिए, जिस ढंग से पिछले 2-3 सेशन में एक बड़ा जंप आते हुए देखा है, तो टेक्निकली ओवरबॉट जरूर है, बट फंडामेंटल न्यूज़ काफ़ी स्ट्रांग है, जिसके चलते ही रैली है। तो आई थिंक 550 पे लेके चलिए, 546 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा। अपसाइड में मुझे लगता है 556 से 558 तक का लेवल दिखा देना चाहिए। ओके, ठीक है, तो ये राय है आपकी, इस पर आप नज़र रखिए। इसके अलावा जिंक में अभी आपको लगता है कि ट्रेड लेना चाहिए प्रथमेश जी? मोमेंटम तो स्ट्रांग है। देखिए, मेरे ख्याल से पॉसिबिलिटी अभी भी है जिंक में अप जाने की। अगर पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, अगर जिंक में आपको पॉसिबिलिटी है 218 और 221, ये सपोर्ट जोन्स के आसपास है, और ऊपर में करीब 225 ये पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। मेरे ख्याल से जिंक में भी बाई करना चाहिए। 226 फर्स्ट आपका रहेगा टारगेट, उसके बाद फिर 227.2। ओके, अगला सवाल है सुशील कुमार का, पूछिए सुशील जी। जी नमस्कार। हेलो नमस्कार सर, पूछें। सर, और सोया तेल में क्या हो रहा है? सोया तेल क्या 1200 रुपये हो जाएगा? बताइए अजय जी, क्या लग रहा है अभी ऑयल सीड कॉम्प्लेक्स? देखिए, ऑयल सीड का सबसे इम्पोर्टेंट है इंटरनेशनल मार्केट आपको देखना पड़ेगा। जिस ढंग से हमने देखा मलेशिया में सप्लाई कंसर्न्स है, और साथ में हमने देखा कि सनफ्लावर के ऑयल यूक्रेन में काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं, उसी का एक कैस्केडिंग इफेक्ट सभी तेलों पे आया हुआ है। टाइमिंग मुझे लगता है टेक्निकली ना देखें, फंडामेंटल देखिए। जब तक 1020-30 के ऊपर होल्ड है, मुझे लगता है प्राइजेस में बिल्कुल 1100-1120 तक का भी लेवल दिखा दे। बट ध्यान रखिए, लाइफ टाइम हाई पे हम लोग पहुंच चुके हैं। कहीं ना कहीं कंसर्न है कि गवर्नमेंट ने अगर कुछ भी इम्पोर्ट ड्यूटी में चेंजेस लेके आते हैं, तो इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट प्राइजेस पे पड़ेगा। तो कॉशियस रहिए। अदरवाइज ये सौदा रिफाइंड सोया ऑयल या सीपीओ काफ़ी ज़्यादा ओवर एक्सटेंड हो चुके हैं, इसको अवॉइड ही कीजिए। और फंडामेंटली मुझे लगता है अभी भी तेज है, जो 1100-1120 तक का लेवल एक बार दिखा सकता है। ठीक है, अगला सवाल है सूरज का, पूछिए सूरज जी। सर, मुझे ये जानना था, मेरे 540 कॉपर सेल है। अच्छा, कॉपर में आपने बिकवाली की है 540 के आसपास। क्या कॉपर में अभी सेल में बने रहना ठीक रहेगा प्रथमेश? मृत्युंजय 556 के आसपास मेरे ख्याल से रेजिस्टेंस जोन है। अगर यहाँ से मुड़ता है तो पॉसिबिलिटी जो है वापस 547 तक की दिखाई दे रही है। बट अगर इनका ट्रेड 540 के आसपास है और फिलहाल 551 है, मेरे ख्याल से इनको स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है। अभी फिलहाल इनका रिस्क एपेटाइट के ऊपर है। अगर ये होल्ड करना चाहते हैं तो 556 का स्टॉप लगाकर होल्ड करें। ठीक है, और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। अजय जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। मुझे लगता है गोल्ड में कल की गिरावट के बाद अच्छी रिकवरी दिखा रहा है। गोल्ड 50,000-50,020 के करीब लेके चलिए। अपसाइड में 50,350 तक का लेवल देखने मिल जाएगा। आपकी कॉल प्रथमेश जी। 547 पे कॉपर मिले तो वहीं पे एंटर करना चाहिए। 543 का स्टॉप लगाना चाहिए। ऊपर में 552 के टारगेट रहने चाहिए। आपकी आखिरी कॉल अजय जी। बेस मेटल में मुझे लगता है जिंक 222-23 की रेंज में ले सकते हैं। जब तक 220 के ऊपर बना हुआ काउंटर स्ट्रांग है। 226 से 228 तक के भी लेवल हम देख पाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजय जी आपका और प्रथमेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर ट्रेड का मौका बनेगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।